नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड सरकार के द्वारा कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खेल महाकुंभ का आयोजन इस वर्ष किया गया। हालांकि इस बार खेल महाकुंभ का आयोजन पंचायत और ब्लॉक स्तर से शुरू न होकर सीधे जिला स्तर और फिर प्रदेश स्तर पर हुआ है। खेल मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा प्रदेश स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया, जिसमें 13 जिलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि सरकार पिछले 4 सालों से खेल महाकुंभ का आयोजन करती आई है, लेकिन इस वर्ष कोविड की परिस्थितियों से जरूर यहां बड़ा आयोजन ना हुआ, लेकिन फिर भी जिन प्रतिभागियों ने खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया है, उन सभी खिलाड़ियों को वे शुभकामनाएं देते हैं। सरकार ने महाकुंभ खेल महाकुंभ का आयोजन किया और ये चतुर्थ वर्ष था, लेकिन कोविड-19 की समस्या की वजह से जितने भव्य दिव्य होना चाहिए, बच्चों की जिंदगी को प्राथमिकता में रखते हुए उतना भव्य दिव्य नहीं हो पाया। नया पंचायत लेवल पे नहीं हो पाया, ब्लॉक लेवल पे नहीं हो पाया, तो सीधे इसको हमने उसको रोकते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतियोगिता कराई। विभिन्न प्रतियोगिताएं, उसमें सभी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतियोगिता में पास करके क्वालिफाइड करके बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। मैं इनको उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, इनको शुभकामना देता हूँ और बच्चे इस आयोजन में सफल हों और आगे बढ़ें। इनको बहुत बहुत शुभकामना। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 16 मार्च से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है और राज्य की जनता को पोषण के प्रति जागरूक करने को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्य द्वारा पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये पोषण रथ राज्य में आगामी 5 अप्रैल तक 10 दिवसीय भ्रमण पर रहेगा और पोषण रथ में लगी हुई एलईडी स्क्रीन द्वारा पोषण अभियान के 5 सूत्रों के अनियमित प्रबंधन और पौष्टिक आहार, हैंड वॉश और साथ ही डायरिया प्रबंधन और उसके साथ आपको बताते चले कि सुनहरे 1000 दिनों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। रेखा आर्य ने कहा कि लोगों को सुपोषित करने के लिए राज्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ ही रथ रवाना किया गया है और राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि पहले के मुकाबले जन जागरूकता से कुपोषण पहले से मुकाबले यहाँ पर अगर बात की जाए तो बहुत कम यहाँ पर हुआ है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आंगन जिस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है वो सबके सामने है। तो 15,000 कुपोषण बच्चों की संख्या अब 5,000 तक आ गई है, जो जल्द ही शून्य हो जाएगी और विभाग इसको लेकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 16 तारीख से लेकर आगामी ये मार्च तक में जो है हमारा पोषण पखवाड़ा चल रहा है। इस पोषण पखवाड़ा के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो कोई भी हमारी योजनाएं हैं जो पोषण को लेकर है, या एक छोटा बच्चा जो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक का है, अथवा एक गर्भवती महिला है जिसने गर्भ धारण किया है और पूरा गर्भवती उसका 9 माह का पीरियड है, तो दोनों के लिए एक संदेश रहता है कि हमें क्या क्या चीज़ों का पोषण तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्रों से मिल रहा THR हो, चाहे वो दूध केला अंडा हो, चाहे दालें हो, और या अन्य जो हमारे मडवा हैं इनका किस प्रकार से हमें उपयोग करना चाहिए। इस दिशा में जो है अवेयरनेस का एक प्रोग्राम पूरा ये इस पखवाड़े में चलता है, जो कि कुंभ के मेले में जिस गाड़ी को हमने यहाँ हरी झंडी दिखाई है वो कुंभ के मेले में इसका प्रचार प्रसार करेगी और एक संदेश देने का काम करेगी हमारे 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे और हमारी गर्भवती महिलाएं पोषण का किस प्रकार से अपना ध्यान रख सकती हैं। तो देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड की कुमाऊनी होली एक अलग ही महत्व रखती है। कुमाऊनी होली को लेकर होली मिलन समारोह रेखा आर्य राज्य मंत्री के घर पर आयोजित किया गया, जिसमें रेखा आर्य सहित उन्हें समर्थकों और स्थानीय कलाकारों ने भी भाग लिया है। तो कुमाऊनी होली जो है, इसे लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने राज्य के जो मंत्री हैं रेखा आर्य, उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, चलिए देख लीजिए। उत्तराखंड में कुमाऊनी होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि आज रेखा आर्य स्वतंत्र प्रभार उनके पास है, उनके घर पर आज कुमाऊनी होली मनाई जा रही है। तो किस तरीके से लोग यहाँ पर ढोल बाजे बजा रहे हैं और किस तरीके की होली मनाई जा रही है, हम बात करने की कोशिश करेंगे रेखा आर्य जी से। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से होली मनाते हैं। मैम, जिस तरीके से रंगमंच के लोग पहुंचे हैं होली मनाने, तो किस तरह देखते हैं कुमाऊनी होली किस तरह से मनाते हैं? देखिए, हमारी पहचान रंगमंच
के माध्यम से जो है आज होली का गीत गाने हमारे आवास पे आए हैं। मैं तो सभी रंगमंच कर्मियों को सभी का बहुत बहुत यहाँ पर आज स्वागत करती हूँ। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। होली का ये जो भजन है या होली का जो ये गीत है अपने आप में एक जबरदस्त उत्साह पैदा करता है और कुमाऊं की संस्कृति में आप सब महिलाओं को देख रहे हो तो इससे एक अपनी संस्कृति की झलक भी और संस्कृति की पहचान भी और संस्कृति को बढ़ावा भी, तीनों चीजें जो है वो सुनिश्चित होती हैं। आज मैं समझती हूँ कि इस होली के रंग में पूरा उत्तराखंड भी रंगा है और मैं समझती हूँ पूरा अपना, क्योंकि होली पहाड़ पे तो बहुत 4-5 दिन पहले प्रारंभ हो जाती है, संभवतः शायद 24 तारीख से प्रारंभ हो गई है, तो लगातार ये होली का क्रम जो है जारी है और ये एक अच्छा होली मिलन है जिस दिन हम सब एक दूसरे से अपने दुख सब भूलते हुए खुशी के साथ जो है इस रंगों में रंगते हैं और उल्लास के साथ इस होली को सेलिब्रेट। जिस तरीके से कोरोना काल भी चल रहा है तो इसको देखते हुए क्या कुछ संदेश आप जनता से देना चाहेंगे कि कोरोना काल को देखते हुए होली मनाई जाए? देखिए, निश्चित रूप से इस समय हम लोग एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और ये समय जो है कोविड के प्रभाव में अभी हम सबका गुजर रहा है, तो हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम कोविड की गाइडलाइंस का जरूर अनुपालन करें, चाहे वो मास्क पहना हो या चाहे वो हाथ को सैनिटाइज करना हो या हाथ धोना हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, क्योंकि इस समय आवश्यकता है कि ये सावधानी भी बरती जाए और अपने उत्सव भी सेलिब्रेट किए जाए। तो दोनों का सामंजस्य हमें बैठाना है और मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के लोग भी और पूरे भारतवर्ष के लोग इस दिशा में बहुत समझदार है। दोनों चीजों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए होली के त्योहार को उत्सव के साथ मनाएं। हमारे साथ मौजूद थी राज्य मंत्री रेखा आर्य जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, तमाम जिस तरह की कोरोना काल में जिस तरह की मुश्किलें हम लोगों के सामने है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं त्योहार को भी मनाना जरूर है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए उन्होंने जनता से भी अपील की है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही होली का त्योहार मनाया जाए। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, जगह 24/7 न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड में आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत के निर्देश पर एक बार समाधान योजना 2021 लागू की गई। इस योजना को लेकर शासन द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने आमजन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का यहां सरलीकरण भी जल्द ही करने का निर्देश दे दिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है और जन केंद्रित योजनाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार समाधान योजना लागू की गई। इससे आम लोगों को यहां बड़ी राहत मिलेगी और उनकी व्यवहारिक दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इससे पर्यटन आदि क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी आजीविका में भी काफी तरीके से फायदा होगा। में गुड गवर्नेंस का मैसेज देने के लिए जो भी उपाय किया सकते हैं और आम आदमी को जो सुविधा सरकार के स्तर से प्राप्त किया सकती है, उनकी शिकायतों का समाधान करने से लेकर के अधिकारियों की जवाबदेही तक तय करना, इस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। तो हेलीकॉप्टर विवाद और गार्ड ऑफ ऑनर के मामले में उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने माफी मांगी है। मदन कौशिक का कहना है कि हेलीकॉप्टर का पूरा खर्च भाजपा संगठन वहन करेगा और इसके साथ ही कौशिक ने कहा है कि सरकार इन 4 सालों में एक बार भी उंगली नहीं उठ पाई है, यानी कि सरकार पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है। तो इसलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि दोनों हेलीकॉप्टर प्रकरण मामले में संगठन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का खर्चा उठाएगा। घटना यह घटी कि मुझे वहाँ जो अपने दौरे पर जाना था बागेश्वर में, लेकिन जिन माननीय मंत्री जी को मेरे साथ जाना था, अचानक ही वो बाइक कार चले गए और मुझे चूंकि समय था, समय होने के कारण थोड़ी विलंब ना हो और मैं हेलीकॉप्टर से वहाँ गया। इसी प्रकार से जो हमारी प्रभारी थी रेखा वर्मा जी, उनको एक किसी कार्यक्रम में निमित्त जाना था और मंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो यहाँ से नैनीताल में जाने के बाद उनको भी जाने की आवश्यकता पड़ी, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमने कहा है और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि इन दोनों यात्राओं पर जितना भी खर्चा होगा वो पार्टी से हम उसको देंगे और किसी भी रूप में ऊपर से नीचे तक एक पारदर्शी तरीके से हमारी सरकारें चलें, पारदर्शी तरीके से सरकारें उस रूप में आगे बढ़ रही है। 4 साल तक हमारी सरकार पर किसी तरह का कोई उंगली नहीं उठ पाई, तो इस प्रकार से इन दोनों विषयों को लेकर और कल बातचीत के बाद ये तय किया गया, इस जो पेमेंट होगा उस पेमेंट को हम करेंगे। पूर्व में जो मैंने नाम बताया उसमें अजय टमटा जी भी उस टीम में रहेंगे, तो अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी और ये 6 लोग रहेंगे।
तो ये मैंने पूरा विस्तृत रूप से बताया। अब माननीय प्रभारी जी आपको संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इन चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और पार्टी की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी और उनके साथ ही सल्ट चुनाव को लेकर तमाम पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की जा चुकी है और जल्द ही पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी यहां करेगी। कुछ नहीं हुआ। सल्ट के लिए हमने बेशक इसमें चर्चा की है। हाँ, 2022 के लिए हमने सभी मंत्रियों को कहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस ये मान के चलें कि आप जनता के लिए कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। जनता की अपेक्षा चुनावी वर्ष में ज्यादा बढ़ती है। सर, मुख्यमंत्री हाउस टैक्स जमा करवाने वालों की अच्छी खबर सामने दिख रही है और दून नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए समय बढ़ाने के साथ ही छूट भी दे दी है। निगम ने हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी है और साथ ही शहर वासियों को 20% छूट का भी लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही हाउस टैक्स जमा करने के शिविर भी निगम द्वारा लगाए जा रहे हैं और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि सभी लोग 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करा दें और इसके बाद छूट और तिथि बढ़ाने का विकल्प निगम के पास भी नहीं रहेगा और हाउस टैक्स पेनाल्टी के साथ यहां पर लिया जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि यहां अभी करीब 31 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा हो गया है। अवधि को बढ़ाया गया है हाउस टैक्स जमा करने की, वो 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है और ये इसके बाद न तो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है न मेरे अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है और 31 तक अगर किसी ने नहीं जमा किया तो 15% पेनल्टी के साथ उसको फिर जमा करना पड़ेगा। छूट भी 20% खत्म हो जाएगी और 15% पेनल्टी भी उसको देनी पड़ेगी। जो सरकारी भवन होगा रह रहा था अभी देखिए, इसका अभी सचिवालय में 12:30 बजे इसीलिए चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बैठक बुलाई है, तो सचिवालय पे हम लोगों ने करीब 67 लाख रुपए की एक भेजी थी हाउस टैक्स के लिए, तो आज बैठक उसकी है। शायद लगता है मुझे कि वो क्लियर हो जाएगा। अभी तक कितना हाउस टैक्स जमा हो गया? 31 करोड़ हुआ था, अभी 2 दिन पहले तक का फिगर था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है, तो अभी 5-6 दिन जो बचे हैं, देखिए कितना आता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। सर, वो हाँ, उसमें मैं लीगल नोटिस दे रहा हूँ अखबार वालों को, क्योंकि वो बिल्कुल बेबुनियाद और बेसिर पैर खबर है वो। क्योंकि आपको पता है कि जिस समय ये कोविड का पहली बार जब जनता कर्फ्यू लगा था, तो डायरेक्टरेट की तरफ से बड़ा स्पष्ट इंस्ट्रक्शन भारत सरकार की तरफ से आया था कि हम लोग तुरंत हाइपोक्लोराइड का 1% जो डेंसिटी का होता है उसका हम छिड़काव प्रारंभ करें। टेंडर वॉज नॉट पॉसिबल दैट टाइम। और उस समय हम लोगों ने जो कंप्यूटर से उसके रेट निकलवाए थे, ये सब के रेट हमारे पास आ गए हैं और सारे जगहों के, पूरे स्टेट के 60 रुपये लीटर का हर जगह का था रेट, क्योंकि उस समय अवेलेबिलिटी नहीं थी मार्केट में। पहली बार शायद आप लोगों ने भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का नाम सुना होगा। जब हम लोगों ने इंडिया मार्ट की साइट पे देखा तो उसमें 300 रुपये लीटर के हिसाब से मिल रहा था, तो वो आपवादिक स्थिति थी। और हमारे प्रोक्योरमेंट नियमावली में और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में क्लियर कट व्यवस्था है कि आपवादिक स्थितियों में आप सीधे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। उस बेसिस पर हम लोगों ने इसको परचेज किया था और मात्र 18 अप्रैल तक ही हमने परचेज किया। उसके बाद तो नगर निगम देहरादून को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोगों ने जितने भी हाइपोक्लोराइड मंगाए सब फ्री ऑफ कॉस्ट मंगाए और वो हमको सब CSR फंड से, कोटा से, श्रीराम फर्टिलाइजर से प्राप्त हुआ था, केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देकर। इसके अलावा अखबार में ये भी गलत छपा है कि ये 60 रुपये की रेट है, ये GST भी इंक्लूडेड है इसमें और साथ में इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो हमारी तरफ से विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि इस तरह की अफवाह और गलत खबर देने को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर सैनिटाइजर के घोटाले सामने आने लगे हैं। देहरादून के नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम ने कोरोना काल में पूरे शहर में सैनिटाइजर व यहां पर हाइपोफ्लोराइड एसिड का पूरी तरह से छिड़काव कराया था, जिसको लेकर अब नगर निगम पर घोटाले के आरोप लगने लगे हैं। कांग्रेस के नगर निगम पार्षद विजेंद्र पाल ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा है। कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया कि निगम ने उस समय ये सैनिटाइजर 5 गुना अधिक दामों में खरीदा था, जिससे ये साफ हो जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि ये घोटाला करीब 60 लाख रुपए का है और यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को ये काम दिया गया उसके पास GST नंबर भी नहीं है। वहीं नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के पार्षद द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं।
में आनन फानन में जो हाइपोक्लोराइड एसिड 1% 12 रुपये 40 पैसे लीटर आता है, वो 60 रुपये लीटर लिया। मैं समझता हूँ ठीक है, वो उनका सोच अपनी जगह सही है, लेकिन क्या निगोशिएशन कहीं नहीं होती? क्या कोई माल खरीदने में लॉकडाउन कब तक रहा? लॉकडाउन जो रहा अप्रैल तक रहा। अप्रैल में इनका कहना अप्रैल में वो किया, लेकिन इन्होंने उस कंपनी से इनके अनुसार 1,10,800 लीटर वो लिया, और उनका कहना क्या है कि हमने जो है उसमें उस काल में लिया। नहीं, देखिए ये देखिए आरोप लगाना, उसकी सच्चाई क्या है, ये बिल्कुल जैसे हमारे सीनियर मोस्ट यहाँ के जो माननीय पार्षद हैं ब्रजेंद्र पाल जी, अभी मेयर साहब ने अचानक घोषणा की कि उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी रहेगी और वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर ले। हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बड़ी ही निष्ठा ईमानदारी से हम लोगों ने देहरादून की सेवा की। और मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस समय ये लॉकडाउन 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था, तो देहरादून नगर निगम फर्स्ट नगर निगम था जिसने पूरे देश में पहली बार पूरे शहर को सैनिटाइज किया था। 17 मार्च को डायरेक्टरेट से लेटर आया था कि आप लोग तत्काल कार्रवाई करिए। किस कानून में है कि 3 दिन में टेंडर हो सकता था? उस समय जो हालात थी, आपको पता है कि सारी शॉप्स बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद थे। उसमें हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने मार्केट सर्वे करके जो बेस्ट पॉसिबल था उस रेट पर उसको लिया। 60 रुपये लीटर में इंक्लूडिंग GST भी था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थी। उस समय इंडिया मार्ट पर उसका रेट 300 रुपये चल रहा था और जेम पर 18 अप्रैल को टनकपुर ने 150 रुपये लीटर में खरीदा है उसको। होली के पर्व को लेकर एक और जहां पुलिस और प्रशासन के सामने कोरोना की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर देहरादून में शांति व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। होली का त्यौहार शांतिपूर्वक बन सके, इसके लिए एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया है कि सभी अपने अपने थाना के क्षेत्रों के मुख्य लोगों के साथ बैठकें करें, जिससे त्यौहार शांतिपूर्ण से यहां मनाया जाए। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि होली के इस पर्व पर जनपद में सभी थाना प्रभारियों को इस पर्व पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए, आपसी भाईचारा बनाने के लिए लगातार लोगों के साथ बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही जल्दी होली का त्यौहार आने वाला है और जहां एक और ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना का संकट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो इस दृष्टिगत हमारे जनपद में हर थाने में ये प्रयास किया जा रहा है कि एक जो वहाँ के प्रमुख लोग हैं उनकी एक मीटिंग कर ली जाए, एक सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए एक मीटिंग CLG वगैरह की मीटिंग की जा रही है लगातार। कुछ में हो चुकी हैं, कुछ में आज हैं, कुछ में कल हैं। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा ताकि कोई उपद्रवी या हुदड़ंगी टाइप के अगर कोई लोग हैं तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ कोविड की गाइडलाइन का फॉलो कराना, जिसमें कि विशेष रूप से एक जगह पर इकट्ठा ना होना या एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये एक आवश्यक है। तो इसको बनाए रखना भी अपने आप में एक चुनौती होगी और निश्चित रूप से पुलिस इसके लिए तैयार है। मालकुआ में प्रशासन द्वारा अमन शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होली और बराफात त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। तो बैठक में इन त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रखे जाने के वजह से ही क्षेत्रवासियों से भी सुझाव लेने की कोशिश की जा रही है कि जो वहां के ग्रामीण हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी सुझाव लिया जाए। उपजिलाधिकारी त्रिचा शर्मा ने लालकुआ क्षेत्र से लोगों से आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए सभी को एकजुट होकर होली का पर्व मनाने की बात कही। अमन कमेटी की बैठक हर बार होती है, वैसे इस बार भी की गई है, जिसमें हमारे शहर, हमारा ये अमन चैन का शहर रहा है और ऐसी घटना कोई ना हो, इसके लिए सभी से अपील भी की गई है। और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सारी व्यवस्थाओं को निश्चित किया जाए, लोग अच्छे रंगों का प्रयोग करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही और मैंने उनसे एक अपील की और आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि चूंकि कोरोना के संक्रमण को हम देख रहे हैं कि वो लगातार बढ़ रहा है, तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। हमारा ये स्नेह का त्यौहार है, इसको हमें खुशीपूर्वक मनाना है, तो इसमें लेकिन हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। ये मुद्दे भी सामने आए, जैसे और सट्टे पे लगाम कहने की बात की है। नए कोतवाल आए हैं, पिछले कोतवाल के द्वारा भी काफी संख्या में
जो नशा करने वाले बेचने वाले लोगों को जेल भेजा गया है। ये अभियान जारी रहेगा, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और गोपनीय रूप से हमने लोगों से भी अपील की है और अपने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। किसी को भी अगर ये सूचना मिलती है तो वो सूचना दें, उनकी इसमें गोपनीयता रखी जाएगी। इनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी और नशा और सट्टा। भाजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का मिला जुला असर देखने को मिला है और किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पाडा के नेतृत्व में विरोध रैली निकालकर अपना रोष व्यक्त किया। आपको ये भी बताएं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को और ज्यादा बल देने और 26 मार्च को भारत बंद करने का भी आह्वान किया है। वहीं व्यापार मंडल ने भी किसानों का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के आह्वान पर सभी व्यापारियों ने अपने कारोबार बंद कर रखे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पाडा ने बंद का समर्थन करने के लिए व्यापारियों का आभार जताया। व्यापारियों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है और दुकानें बंद करी हैं। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। ये तय हुआ है कि होली का टाइम है, दिन है होली का, तो इसलिए हमने 1 बजे तक कर दिया है कि 1 बजे तक ही बाज़ार बंद रखेंगे, उसके बाद ये बाज़ार खोल लेंगे। लोगों ने शॉपिंग भी करनी है और ये रंग रूंग भी खरीदने लोगों ने, इसलिए हम ये देखते हुए त्यौहार को 1 बजे कर दिया, नहीं तो शाम तक 6 बजे का प्रोग्राम था हमारा। चक्का जाम तो करा, थोड़ी देर के लिए करा है। हमें कल शाम को किसान यूनियन का फ़ोन आया करम सिंह पड्डा जी का, अध्यक्ष जी का, जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, कि ऐसे ऐसे आपने व्यापारियों का समर्थन। मैंने कहा हम लोगों ने समर्थन दिया, तो व्यापारियों को कुछ कम पता था। सब व्यापारियों ने हाथ जोड़ के हमने दुकानें बंद कराई, तो टोटल बाजार की एक दुकान बंद हुई है। आज पहली बार आज ऐसा ऐतिहासिक बंद हुई है। लक्सर तहसील की माडाविला ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान व पंचायत कर्मचारियों पर पीएम आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना में जमकर घोटाला किया जा रहा है। जो असली लाभार्थी हैं उन्हें नजरअंदाज किया गया है और खुशहाल लोगों का इस योजना का लाभ जो है वो पूरी तरह से वंचित रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस योजना के लाभ के लिए विभाग के अधिकारी कर्मचारी 20,000 की रिश्वत की मांग करते हैं। हम गरीबी आदमी हो जी और हमारे से पैसे मांगे गए जी, मुझे इतने पैसे दो, हम जब थारा मकान होगा हमारे से बने नहीं जी, हमारा नाम नहीं रखे। और बाकी लोगों को मकान मिल गया? हाँ जी, सबके नाम। ऐसा जो मतलब मकान मुकुन मिले हुए हैं, सेक्रेटरी ने प्रधान ने उनमें बहुत मतलब घोटाला कर रखा। पैसे वालों को, जमीन वालों को, ट्रैक्टर वालों को मकान दे रखे जिनके पहले मकान पड़े हुए, और जो गरीबी आदमी हैं वे वांछित पड़े हैं, जो उन्हें मिले नहीं मकान। तो आज शिकायत की है? तो आज एसडीएम के द्वारा शिकायत लेकर आई थी, हम सभी गाँव वाले इकट्ठे हो गए। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में एक बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज और उनके साथ ही अन्य साधु संतों ने भी यहां भाग लिया। बैठक में जिन साधु संतों का संन्यास लेने के बाद भी अपने परिजनों के साथ संबंध है, इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिस साधु संत का संन्यास के बाद भी अपने परिवार से संबंध होंगे, उन साधु संतों को अखाड़े से तत्काल बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति घर परिवार छोड़कर साधु बनता है तो उसका ये पुनर्जन्म होता है और उसका फिर परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता। थाना बहादुराबाद में क्षेत्र इब्राहिमपुर गांव में स्थित जो कि सेम इंडिया कंपनी के 3 पुलिसकर्मियों द्वारा मेरठ से आए हुए ट्रक मालिक और कंडक्टर को बंधक बनाकर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई और पीड़ितों के मुताबिक वो अपनी गाड़ी लेकर रात के समय में सेम इंडिया कंपनी के अंदर यह माल भरने के लिए आए हुए थे और तभी कुछ देर बाद कंपनी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा चोरी का इल्जाम लगाते हुए उनके साथ मारपीट की गई। गाड़ी लेकर अपने अंदर आए, उन्हीं से बात की, उन्होंने कही कि गाड़ी अंदर ले, मेरा ड्राइवर लैट्रिन करने गया, घर से जैसे ही आया अपनी गाड़ी अंदर करिए, बैटरी तुमने उतारी और जिनकी गाड़ी हमारे उतार दी बैटरी, कहते तुमने सिलेंडर भी उठाया, कैमरे चेक नहीं करे, आपने अंदर बात गाड़ी में
दारू भी रखी थी उन्होंने। प्रधान प्रतिनिधि सचिन बाटला ने पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए कहा कि 3 दिन पहले उनके विरुद्ध छोटेलाल द्वारा थाने में जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और मनगढ़ंत जो कहानी है वो बनाई गई है। उन्होंने पुलिस से इसकी मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय यहां करना चाहिए और इस दौरान उनके साथ ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जो कि गुरताज सिंह हैं और पुनीत बाटला और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सैकड़ों ग्रामीण भी वहां पर इस मौके पर मौजूद रहे। 3 दिन पूर्व जो है छोटे लाल करके हैं गड़ी नेगी में, ग्राम निवासी हैं वहाँ पे, वो मेरे ऑफिस में आए थे कार्यालय में। तो कार्यालय में आए उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई। एक अंबेडकर पार्क है उसका पर्यटन विभाग से राशि उन्मुक्त हुई है, तो उसी का विषय है। तो वो कार्य प्रारंभ होना था, तो वो आते हैं और कहते हैं कि भी कोई बाहर का आदमी यहाँ के इसका उद्घाटन नहीं करेगा, जबकि सरकारी पैसा है, सरकार दे रही है, पर्यटन विभाग दे रहा है। तो हमने कहा ये तो सरकार करेगी कि कोई आएगा या नहीं आएगा, कोई और व्यक्ति विशेष कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो इतनी सी बात हुई और इतनी सी बात पे वो वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने आके मेरे खिलाफ यहाँ झूठी तहरीर दे दी कि मेरे को जाति सूचक शब्द कहे हैं और जानलेवा हमला करने की कोशिश करी है, जबकि ये सारी बात जो है वहाँ मेरे ऑफिस में कैमरे भी हैं, कैमरे में रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। तो उसी सिलसिले में हम आज एसओ साहब से मिलने आए थे। अपने एसओ साहब से बात की है, उन्हें यही कहा कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच की जाए और अगर जिसने भी ये गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। और हम यही मांग लेकर आज कुंडा थाना में आए थे और उनका मांग पत्र जो है छोटेलाल जी हैं जो गड़ेने के क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सचिन बाटला जी के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अपशब्दों को लेकर दिया गया है, जिसके संबंध में सचिन बाटला जी आए हैं। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया है कि जो लगाए गए आरोप हैं बिल्कुल निराधार हैं। इस संबंध में जांच की जा रही है, जांच के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।